जब मोदी जी की सरकार बनने के पहले 2014 के पहले राजीव गांधी जी उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे रास्ते में रह जाते हैं। आदरणीय मोदी जी ने पहला स्कीम शुरू किया था, आप सब लोगों को याद होगा, जनधन खाता योजना। और जनधन खाता योजना का नतीजा है कि सरकार की कोई भी सब्सिडी कहीं भाया मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आपके खाते में जाता है। 1 रुपया अगर हम छोड़ते हैं, 1 रुपया आपके खाते में जाता है। मुझे याद है डिजिटल इंडिया की जब चर्चा हो रही थी, उस समय मैं लोकसभा का मेंबर था, तो उस समय के कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि गांव में डिजिटल इंडिया मतलब क्या होता है। लेकिन आज हमारे घर के छोटे बच्चे रात में जरूरत पड़ी तो नेट बैंकिंग के माध्यम से पैसा का आदान प्रदान करते हैं, कहीं परेशानी नहीं होती है। तो आज डिजिटल इंडिया का कमाल है कि चाहे किसान सम्मान निधि की बात कर लें हम, या कोई सब्सिडी की बात कर लें, कोई सब्सिडी की बात करें, तो डायरेक्ट जो लाभुक है उनके खाते में 1 सेकंड के अंदर सबके समय एक समय से जाता है। आज विश्व का सबसे बड़ा योजना आयुष्मान भारत, अब उसमें भी समय सीमा खत्म किया गया है, बहुत सा प्रावधान करके हर आदमी को जोड़ने का प्रयास किया गया है। हर घर में पहले हम जहां से आते हैं या देश के विभिन्न कोनों में 18,000 से ऊपर ऐसे गांव थे जहां बिजली गया ही नहीं था। आज सबके घर में बिजली है, 24 घंटा बिजली है। आज विश्व का नीति भी आपके सामने है कि अमेरिका जैसे देश एनी हाउ आके फिर कंप्रोमाइज, तो आज देश का स्वाभिमान भी बढ़ा है। आज हमारे भारत के वैज्ञानिक ब्रह्मोस जैसे हथियार भी कंप्लीट कर रहे हैं। आज रक्षा के क्षेत्र में आज भारत हमारा काफी आगे बढ़ा हुआ है, और आज हमारे सैनिक का आत्मबल इतना मजबूत जरूर हुआ है कि अब हमारे सैनिकों का सर कलम नहीं कोई कर सकता है। अगर आंख दिखाएगा हम उसका गर्दन काटने की व्यवस्था में बैठे हैं। तो आज भारत आत्मनिर्भर, भारत स्वाभिमान के साथ, भारत सबका साथ सबका विकास, युवा शक्ति हो, नारी शक्ति हो, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, सबको एक साथ सम्मानित करके चलने वाला बजट है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है कि 2047 विश्व का सबसे शक्तिशाली देश भारत होगा, और जो आर्थिक दृष्टिकोण से भारत ग्रोथ कर रहा है, हम बेशक कह सकते हैं बहुत ऐसे लोग होंगे कि उस समय तक रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाला पीढ़ी जब तक ये धरती रहेगा तब तक आदरणीय मोदी जी का विजन, जिस मिशन पे काम कर रहे हैं, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा कि कोई ऐसा नेता मिला जो लक्ष्य रख के और भारत को इतने शक्तिशाली बनाया हर दृष्टिकोण से। इसलिए एक बजट सबके लिए है, सबका सम्मान है, और सभी के बारे में अच्छा सोच के साथ काम किया जा रहा है। आज देखिए कि आज चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे हम एयरपोर्ट की बात कर लें, हर दृष्टिकोण से आज भारत विकसित हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है। इसी शब्दों के साथ अब सब लोगों को मेरे तरफ से ढेर सारा शुभकामनाएं है, बधाई है। आप अपना अपना कीमती समय निकालें, और आपको प्रेस का जो डिटेल है आपको दे दिया जाता है। बाकी अपने हिसाब से आप जानते हैं, लिखने के आगे जो कलम चलाते हैं ना, जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंचती है वहां आपकी नजर पहुंच जाती है। इसलिए आपसे कितना हो बोला जाएगा कम पड़ेगा, आप उसको देख के थोड़ा ढंग से और उसको डिटेलिंग करिएगा। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई। सर, कांग्रेस लगातार जैसे वोट चोरी की बात करें, उसके इस समय वोट काटने के आरोप ममता बनर्जी भी लगा रही है, इसको लेके क्या कहेंगे? लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर। कोई ऐसा यार फर्स्ट बार नहीं हुआ उनका क्या, इसके 2 साल में मैं जो बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन का जवाब आप जितना कहेंगे। कोई ऐसा यार पहला बार नहीं हुआ है, ऐसा यार पहले भी हुआ है। जब जनता एक्सेप्ट नहीं करते हैं इन लोगों को,
तो कभी बैलेट पर की बात करेंगे, तो कभी ईवीएम को दोष देंगे। जहां इनकी सरकार बन गई वहां ईवीएम ठीक है, जहां इनकी सरकार नहीं बनी वहां ईवीएम खराब है। ऐसा यार पहला बार नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है। और ममता दीदी को अपने वोटर पर भरोसा नहीं है। ममता दीदी को भारत के मूल निवासी, चाहे कोई कास्ट हो, कोई मजहब का हो, उनको उस पर भरोसा नहीं है। उनको बांग्लादेशी जो रोहिंग्या है उसी वोटर पर भरोसा है। आप ही के चैनल के माध्यम से बहुतों बार देखने को मिला है कि लगातार लोग जब एसआईआर का चर्चा शुरू हुआ तो कैसे नदी पार करके बांग्लादेश जा रहा है। और देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां ये लोग जाके नहीं बसा हो। और भारत की संस्कृति और संस्कार और भारत की युवा के का नौकरी, भारत मां की जमीन, यहां हमारी जमीन को कब्जा करना और गरीबों का अनाज, सब पर अधिकार जताते हैं, फिर भी भारत की संस्कृति के साथ चोट पहुंचाने का काम करते हैं। तो चाहे कुछ भी हो, रोहिंग्या को देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। चाहे ममता दीदी कितना हो हल्ला कर लें, चाहे राहुल बाबा कितना हो हल्ला कर लें, चाहे विपक्ष कितना हो हल्ला कर लें, सही काम की दिशा में, सही दिशा में चुनाव आयोग स्वतंत्र अधिकारी है। उसका एक अपना काम है, उस काम में हम कहीं हस्तक्षेप करने नहीं जा रहे। सर, उनका कहना है कि 2 साल में करना था एसआईआर, लेकिन 3 महीने में किया जा रहा है। समर्थकों के वोट काटे जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताया जाए कि जो अच्छा कोई भी कानून आता है, एसआईआर पर हमने सदन में चर्चा किया। जब गृह मंत्री जी जवाब देना शुरू किया तो उन्होंने उठ के चल दिया। अब देखे होंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण जब हो रहा था तब भी कांग्रेस हल्ला कर रहा था। इस लोकतंत्र में, भारत में राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं होता है। पीएम साहब बोलने जा रहे थे सदन में, तभी लोग हल्ला कर रहा है। एक बार जब एसआईआर पे उतना घंटा चर्चा के बाद जब आप नहीं सुन पाए तो फिर चर्चा क्यों? दूसरा नंबर कि एक आदिवासी की बेटी, एक भारत की बेटी, एक ईमानदार महिला को राष्ट्रपति का नाम नॉमिनेट होता है तब भी लोग विरोध करता है। अगर हमारे सैनिक जाके ऑपरेशन सिंदूर करते हैं तब भी इन लोगों को तकलीफ होती है, तब भी इन लोगों को साबूत चाहिए। तो भाई साहब, पूरा कभी समय था कि आजादी के बाद कांग्रेस की बोलबाला हुआ करती थी, जिसके पीठ पे या गर्दन में कांग्रेस का झंडा होता था, वही विधायक एमपी बन जाता था। देश की आजादी के बाद इतना दिन सत्ता में रहे यार, और आज एक अति पिछड़ा का बेटा, एक गरीब का बेटा, जो ईमानदारी पूर्वक 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मान के अगर काम करता है तो आपको बर्दाश्त नहीं होता है क्या? इस धरती पे, इस लोकतंत्र में, भारत में राजा का बेटा ही राजा बनेगा? एक गरीब का बेटा राजा नहीं बन सकता है, काम करने वाला सेवक नहीं बन सकता है। तो इन लोगों की एक सोच है, उस सोच से ये लोग परे नहीं हो सकता है, बाहर नहीं निकल सकता है। सर, जैसे कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ की आप बात कर रहे हैं, मनरेगा की जो स्कीम आप लोग लेके आए, नाम बदला है, उसको लेकर जैसे कि सांसद की बात करें या कांग्रेस नेताओं की बात करें, वो कहते हैं केंद्र का बजट है, चलो केंद्र से देगा, लेकिन अगर हरियाणा नहीं दे पाएगा, उसमें बजट में शामिल नहीं कर पाएगा तो ये स्कीम बंद हो जाएगी। क्या लगता है इसको लेकर जो उनके आरोप है? देखिए, जहां कांग्रेस की सरकार है, जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उसको छोड़ के सभी प्रदेश इसको लागू कर रहा है। और उन लोगों का कहना है कि गांधी जी का नाम इसमें किया जा रहा है। हम आपसे पूछते हैं कि ये रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना नाम था इसका, था ना जी? उसके बाद इन्होंने समय के साथ बदला। आजादी के, देश का आजादी के लिए केवल इन्हीं लोगों का मेहनत से आजाद नहीं हुआ था, अनेकों लोग कुर्बानियां दी थी तब जाकर आजादी मिली।
और उस आजादी के बाद जो भी योजना बनेगा, चाहे इंदिरा आवास हो तो इंदिरा जी के नाम पर बनेगा, विद्युत की बात हो तो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना बनेगा। तो अगर और गांधी जी का सोच को अगर जमीन पे उतारने का कोई काम किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत किसका मिशन था? गांधी जी का मिशन था, और उस मिशन को पूरा कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी। और जी, राम शब्द से कांग्रेस को तकलीफ कितनी है पूरा देश जानना चाहती है। पूरा देश जानना चाहती है कि अगर राम भगवान से कितनी इनको तकलीफ है, जबकि गांधी जी का सबसे प्रिय भजन था राघोपति राघव राजा राम तपी तपावन सीताराम। तो कांग्रेस तो उनकी अंतिम भजन को भी सुनना नहीं चाहती है, उनकी सपना को भी पूरा नहीं कर पाई, उनका जो सोच था उसको भी पूरा नहीं कर पाया। और उनकी भजन अगर उनके प्रिय भजन को अगर स्थापित करने का योजना के माध्यम से अगर मोदी जी ने प्रयास किया है, तब भी उनको तकलीफ है। उस तकलीफ को कोई दूर नहीं कर सकता है। पहले वो 100 दिन देते थे, अभी रोजगार की गारंटी नहीं दे पाते थे, बहुतों को रोजगार नहीं मिल पाता था, भ्रष्टाचार होता था। अगर आज हम 125 दिन की गारंटी लेते हैं, अब केवल हम मिट्टी का काम नहीं करेंगे, मिट्टी के साथ साथ अगर पोखरा का हम खुदाई कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि पोखरा खोद के मिट्टी एक बगल निकाल दीजिए, बारिश होगा तो फिर चला जाएगा। तो उसकी हम दीवार खींचने की बात कर रहे हैं कि मिट्टी सुरक्षित रहे और पोखरा भी सुरक्षित रहे, तो कहते हैं कि उसमें रोजगार खत्म हो जाएगा। गांव में नाली बना रहे तो नाली खोद दीजिएगा, फिर खत्म हो जाएगा। अगर उसका हम पक्का उस मनरेगा में लेके उसको नाली बनाने की बात करते हैं, तब भी उनको तकलीफ होती है। हम मिट्टी सड़क पर डालते हैं, अगर उस पर पीसीसी कर देते हैं तो मिट्टी नहीं खत्म होगा और सुरक्षित रहेगा, तब भी उनको तकलीफ होती है। उनकी तकलीफ की एक ही कारण है कि मोदी जी ने जो उन्होंने आजादी के बाद जो काम उन्होंने देश के लिए नहीं किया था, आज एक गरीब का बेटा देश की सेवा भाव से 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानता है और सेवा कर रहे हैं, इसी से उन लोग को तकलीफ है। राहुल गांधी को डॉलर के मुकाबले रुपया जो है गिरता जा रहा है, क्योंकि बात जो है बजट पर हुई है, तो इस विषय में आप थोड़ा बताने का कष्ट करें। क्या बोले? डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपये की जो कीमत हो। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि कभी शेयर मार्केट नीचे आता है, कभी ऊपर आता है, कभी डॉलर कभी ऊपर आता है, कभी नीचे आता है। लेकिन आप तो जानिए कि भारत की आर्थिक व्यवस्था आज के डेट में काफी स्ट्रांग है, समय के साथ सब परिवर्तन सर, लगातार आप कांग्रेस की बात भी करते हैं, जिस प्रकार से 65 वर्षों में डॉलर 45-46 तक से केवल आपको केवल, भाई साहब बुरा मत मानिएगा, आपको केवल एक ही चीज दिखता है। हम कहते हैं कि अनेकों चीज देखिए। हम तो ये भी बोले कि मार्केट में ऊपर नीचे होते रहता है। मंत्री जी, आपने बजट पे बात की, विपक्ष का कहना है कि किसानों के लिए इसमें कोई खास है नहीं, आपका क्या कहना है? अच्छा, एक बात बताइए, हमने दलहन की आत्मनिर्भरता की बात की है, हम डिजिटल किसानों की बात हमने किया है, हम खाद समय से देते हैं, पानी देते हैं, बिजली से, खेतों में बिजली से पानी निकालना है। पहले पंपी सेट चलाना पड़ता था, किसानों को उचित समय पे पानी नहीं मिलता था। हम किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको सम्मान देते हैं। हम तो सबको सम्मानित किए हैं। अब उनकी चश्मा ठीक नहीं है तो कौन है? सर, सदन में जैसे राहुल गांधी को बोलने को लेकर जैसे लगातार उनको बोलने की प्रयास करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं, लेकिन विपक्ष बोलने नहीं देता। एक बात बताइए, जब राहुल जी क्वेश्चन मार्क केवल करते हैं, जवाब सुनने की क्षमता उनके पास नहीं होती है, और सदन चलाने की जिम्मेवारी पक्ष विपक्ष दोनों की होती है। जितना जिम्मेवारी सत्ता पक्ष का है, उतना ही जिम्मेवारी विपक्ष का भी है, और सही ढंग से कोई मुद्दा को कभी भी रेज किया जा सकता है। और विशेषाधिकार है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति जी को। तो केवल हंगामा करना इन लोगों की मकसद है, बहस करना इन लोगों की मकसद नहीं है।
कितना बार बहस का मौका मिला था, पिछला बार एसआईआर की आपने देखा था, लेकिन जवाब नहीं सुन पाता है। और अभी राष्ट्रपति की अभिभाषण चल रही है, अभी उस पर बहस चल रहा है। नियम संगत आप देते और तब मांगते समय नहीं मिल पाता, तब कहा जाता 85% लोग यानी सरकार बनाते हैं सर, वही लोग गरीब हैं। वही लोग गरीब हैं जो कि सरकार बनाते हैं। ऐसा है, उन लोगों को क्या मिलता है सर? गरीबी रेखा से बाहर करने के लिए बहुत सा प्रयास किया गया है। महिला समूह समिति किसके लिए है? ड्रोन दीदी किसके लिए है? लाखपति दीदी किसके लिए है? जो साधारण किसान है उनके लिए किसान सम्मान निधि किसके लिए है? हरियाणा में और आयुष्मान भारत किसके लिए है? साथ साथ जो लोगों को पहले राशन खरीदना पड़ता था, अब उसको फाइनली फ्री दिया जा रहा है। तो सब गरीबों के उत्थान के लिए किया जाता है, और गरीबी रेखा से जीवन स्तर लोगों का बढ़ा है। ये आर्थिक सर्वे भी होता है देश के अंदर समय समय से, आप देखें, आप ही लोग उसके एजेंसी होते हैं, आप ही लोग रिपोर्ट भी दिखाते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि 1 रुपए पहले भेजते थे, पहुंचता नहीं था, अब सीधा पहुंच रहा है। सीधा जो चलो पेंशन दे रहे हैं जिसी को आप लोग ने, महिलाओं के लिए, अन्य लोग, वो तो पहुंच रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पे जो लगना है, ग्राउंड पे जो काम होना है, विकास होना है, क्या वो रुपए जितना आप पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच रहा है, या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार फिलहाल है? ऐसा है कि स्कीमें आप देख रहे हैं, रोड बन रहे हैं, रेलवे का काम हो रहा है, तमाम कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। बड़े बड़े योजनाओं का टेंडर ही होता है, टेंडर के माध्यम से ही काम होता है। अगर काम ठीक ढंग से नहीं करते हैं तो उस पर जांच एजेंसियां बैठती है और दीवार भी होते हैं, निलंबित भी होते हैं, पदाधिकारी भी नापे जाते हैं, जेल भी जाते हैं। तो निरंतर अगर किसी बिंदु पर शिकायत मिलती है, उसकी जांच होती है, उसकी प्रक्रियाएं हैं, जांच के तहत जो दोषी पाए जाते हैं उस पर कार्रवाई भी होती है।